खरगोन में कांग्रेस उम्मीदवार पोललाल खहते की विशाल नामांकन रैली। संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया के बाद से गर्मी की तरह सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सोमवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की ताल ठोकते हुए जवाहर मार्ग पर एक सफल नामांकन रैली के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन फॉर्म भरने के बाद रैली का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेताओं सहित खरगोन बड़वानी के नेताओं ने मंच साझा किया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पोललाल खहते के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, अब की बार रोजगार, देश मेरा परिवार जैसे नारों पर देश की जनता ने भरोसा किया, लेकिन भाजपा ने महंगाई बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया। पिछले 2 चुनाव जीतने वालों के यह नारे जुमला साबित हुए हैं। यह सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चुकी। देश में काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। SBI की लिस्ट में पता चला काला धन भाजपा के खाते में निकला है। इलेक्टोरल बोर्ड की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भाजपा बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। अगले अच्छे दिन केवल भाजपा के आए। पटवारी ने कहा, जब हम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी से विकास की मांग करते हैं तो पिछले 10 सालों में न तो पूर्व सांसद कभी किसी गांव में आए गए, नहीं वर्तमान सांसद, फिर आप उसे वोट क्यों देंगे। वकील विवेक तनखा ने कांग्रेस को अफगानी घोड़ा बताते हुए कहा कि कांग्रेस तेज गति से चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसका अंत आपके कांग्रेस के पक्ष में मतदान से हो सकता है। प्रत्याशी खहते ने आदिवासी बोली में नौकरी परिवार छोड़कर देश सेवा की भावना को लेकर चुनाव लड़ने की भावनात्मक बात कहते हुए आदिवासी गीत सुनाकर अपने लिए वोट मांगे। सभा को नेता प्रतिपक्ष उम्र सिंगार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बाला बच्चन, रवि जोशी, झुमा सोलंकी, विजय लक्ष्मी साधो, केदार डावर आदि ने भी संबोधित किया। सरपंच बनने के बाद खरंजा भर देना, कुटीर दिलवा देना, पेशाब घर बनवा देना, लाइट लगवा देना। हम बात करते हैं, सरपंच से नहीं करते। फिर अगर सरपंच वो बात नहीं मानता है तो शादी ब्याह कहीं भी मिले बार बार बोलते हैं ना कि भैया मैं 3 गए तो करो नहीं, आज सही है गलत। असो देश की सबसे बड़ी पंचायत को चुनाव है, वो सोची समझी हम सबको वोट करना चाहिए। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात देश का सामना करी। खरगोन बड़वानी का सब परिवार का लोग धड़ाधड़ तेरे को पटेल धोनी कुछ लोग नाम है वो पिछला सांसद को नहीं का पहला वाला सुभाष पटेल उनका दीदी टिकट बीजेपी ने वो कभी का आया नहीं गए नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जीतनी चाहिए। सही है कि गलत। फिर 5 साल काका भी गांव में नहीं गए। बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को टिकट काटिंग गजेंद्र पटेल कर दी, तो सही है कि गलत। मोदी जी ने कही तो तक बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब जो मिठो तेल को 30-35 रुपया को आप कर दो 140-50 को, सही है कि गलत। फिर पेट्रोल तो ही पेट्रोल 60 को दो, उधारी वालों बाबू के दो कि 30 को करेंगे कर दो 110 को, सही है कि गलत। फिर कहता था वोट हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो, नौकरी पर लगे हो तो हाथ उठो करो। अरे कोई को लगे हो तो एक हाथ को। फिर कहता था स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख, याद है कि भूल गया। अरे पीछे वाला बताओ, याद है भूल गया। आया 15 लाख आया, इन्हीं भाई बहन का खाता में आया होगा, नहीं आया। बहुत थारी फिर क्यों गांधी परिवार के
पास है स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में, वह लिस्ट नहीं आई। अभी थोड़ा देर पहला एक लिस्ट आई कि एसबीआई मोदी जी की पार्टी में सैकड़ों करोड़ धन है, उनने जो हमने लिखी। अरे देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री से क्या भावना होनी चाहिए जब वो देश को कहता है सबका साथ सबका विकास। लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन ला के दूंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा। देश ने भरोसा किया। उन्होंने कहा मेरे आगे भी कोई नहीं है और मेरे पीछे भी कोई नहीं है। देश ने भरोसा किया और देश के प्रधानमंत्री ने दिया क्या? बेरोजगारी दी। विश्व में सबसे बेरोजगार देश है तो भारतवर्ष है। उन्होंने महंगाई दी, पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है तो भारत में है। उन्होंने काला धन, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, जैसा मैंने कहा एसबीआई की आई। उसमें कोविड में लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे, तब भी बीजेपी व्यापारियों से चंदा ले रही थी। उन्होंने कहा 180 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, उससे 1100 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। 500 करोड़ रुपए पता ही नहीं पाई बीजेपी कि कहां से आया। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया, हमने उठा के केस कर लिया। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन, अच्छा देश, मेरा परिवार, सबका साथ सबका विकास का देशवासियों को तमन्ना दिया। साथियों, देश में मोदी जी अभी 2 दिन पहले कल राजस्थान में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहनों के मंगलसूत्र की बात। मोदी जी, बहनों के मंगलसूत्र का हिसाब बोलने से पहले आपको शर्म आनी थी। ब्रजभूषण आपकी पार्टी का सांसद था, हमारी पहलवान बहनें 2 महीने तक रोड पे बैठी रही। आपने मंगलसूत्र की राजनीति रखी, आप बोल ही नहीं सकते। अरे आपने, मैं बोलना नहीं चाहता छोटी और अच्छी बात, भारतवर्ष में धर्मपत्नी को भोलेनाथ ने भी अर्धनारी का एक स्वरूप भारतवर्ष को बताया। और आपने आपका पारिवारिक धर्म क्या है वो कैसा निभाया। आपको मंगलसूत्र की बात करने से पहले रवि किशन, आपकी पार्टी का सांसद है, उसकी बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा बाप रवि किशन है, डीएनए टेस्ट कराओ। ये मानता नहीं है कि मेरा पिता है, आपकी पार्टी का सांसद है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोले आप बात करते हो मंगलसूत्र की। उसके पहले आपको ये तो सोचना था कि आपने देश के सामने किस तरीके की यातनाओं की बात की। अरे देश के आज 10 साल बाद देश में बहस हो रही है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आपके वोट के अधिकार को बचाने। ये पत्रकार जितने बैठे हैं यहाँ साथी रहने हैं, इनकी आवाज को बचाने, इनकी लेखनी को बचाने। अरे देश में क्यों कहना पड़ा मोदी मीडिया, ये सवाल तो हुआ। आपने, जैसा विवेक तन्खा जी अभी बता रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, ये बहस कौन थी? नरेंद्र मोदी जी, देश में ये सवाल जो है कि सोवियत रूस जैसा होगा। अभी उमंग सिंगार जी ने बताया कि चुनाव 29 का आखिरी है, इसके बाद होंगे कि नहीं होंगे, सवाल उठ रहा है। ऐसा देश कैसे बना, ऐसी सोच कैसे आई, ऐसा विचार क्यों आ रहा है? ये 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा देश बना के दिया। अरे साथियों, बात तो थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश में ऐसी खुशहाली लेके आऊंगा कि सत्तासीन है जो इस देश को तोड़ने की बात कर रही है और इस देश में नफरत की राजनीति कर रही है और इस देश के संसाधन संपत्तियों को बेचने की बात कर रही है और इस देश में उनकी कुत्सित मानसिकता उनके सांसदों के माध्यम से हम लोगों के बीच में आ चुकी है। इस देश के सांसद आनंद हेगड़े जी वो कहते हैं कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा सीट हम इसलिए जीतना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बदल सके। और हमारे पड़ोसी विधायक
श्री सचिन बिरला जी वो भी इसी स्टेटमेंट को दोहराते हैं और क्या क्या सांसद भी दोहराते हैं। ललितपुर की महिला नेत्री भी दर्शक उसे रिपीट करती है। और से कई साल पहले मुझे मेरे पास सुप्रीम कोर्ट आए, ये शासन में काम करते थे। वहां पर आके जो मैंने इनकी बातचीत सुनी तो मैंने सालों पहले भविष्यवाणी की थी कि प्रहलाद जी एक दिन आप बड़े नेता बनोगे, बोला था कि नहीं। और आज मेरी भविष्यवाणी भैया 2016 में जब हम आपके पास में आए 16 में मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये व्यक्ति राजनीति में आएगा और नाम कमाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक क्षमता देखी अपने लोगों के लिए लड़ने की। और इसमें ये जंगबाज आती है, लड़ाकू आती है, मगर प्यार से भरा। और आज उससे बड़ी खुशी क्या मुझे, जब मैं कांग्रेस की एक पूरी नई पीढ़ी को देखता हूँ, जब मैं जीतू भाई को देखता हूँ, अमन जी को देखता हूँ, दीदी को देखता हूँ, सबको तमाम हमारे विधायकों को देखता हूँ, मेरे को लगता है कि कांग्रेस की एक पूरी नई पीढ़ी सामने आ चुकी है। और अब कांग्रेस का ये घोड़ा कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस का घोड़ा छोटा मोटा घोड़ा नहीं है, ये अफगान घोड़ा है, याद रखना। इस स्पीड पे दौड़ेगा। आपको खरगोन से दिया है, अभी उनका नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ है, आप लोग बाहर आए हैं। सबसे पहले तो मैं इतने उम्दे कैंडिडेट के लिए कांग्रेस को बधाई देता हूं। आपने आधी जीत तो आज नॉमिनेशन भर के जीत लिए है, जो प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था शॉकिंग था। मैंने नहीं आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट दी उन्हें कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए। हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा और सब निराधार, सब गलत, मैंने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए, किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन आज सीएम ने एक रीवा में बयान दिया है कि कांग्रेस की गाड़ी जो है बस जो 52 सीटर पिछले बार तो चुनाव में आ गई, लेकिन इस बार तो टेम्पो में भी कांग्रेस नहीं बैठ पाई। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस में डीजल ही नहीं खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा है, सीएम साहब जो भी बोले, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो घोषित आपातकाल है उसको हटाने के लिए लोग क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति बहुत मैं देखिए, आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जो एक तरफा चुनाव था वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। सर, अरुण गोविंद जी ने एक बयान दिया था कि हम चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि संविधान बदला जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये संविधान है, जिसको हम लोगों ने कितने अच्छे से सींच के रखा था, जिसकी 75 वर्ष हो रहे हैं, आप कहीं एक तरफ तो 75 वर्ष की बात करते हो और अमृतकाल की बात करते हो, और वहाँ संविधान बदलने की बात करते हो, तो फिर अमृतकाल क्यों बना रहे हो भाई साहब? जरूरत ही नहीं है। मैंने दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, हम लोगों को आज तक ही समझ नहीं आ रहा है कि इस देश को हम कैसे बचाएं। अगर हम ऐसे इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है, एक बात कह रहा हूँ, मान के चलिए 29 में कोई चुनाव नहीं होगा, 29 में एक ही पार्टी का चुनाव होगा। देख रहे हैं ना, जैसे पुतिन जीतता है, जो चाइना में जीतते हैं, वहाँ पर विपक्ष नहीं होता है, 97 वोट एक ही व्यक्ति को मिलता है। अगर आप वैसी व्यवस्था चाहते हो जहाँ डर भय लोगों को सीबीआई, आईटी, ईडी से डरा के रखा जाता है, तो ठीक है, आप बीजेपी को वोट दो।
आधे आपके चीफ मिनिस्टर जेल में रहेंगे, मंत्री जेल में रहेंगे, लोग देश छोड़ के जाएंगे और रेस्ट ठीक है, गवर्नेंस होता है। भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है पूरा फोकस कर रही है। नहीं, ये अब पिछला फोकस सडनली कल आया है। कल जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इसका मतलब है फर्स्ट फेज में वो हार रहे हैं। उनको पता चल गया है कि 102 या 112 सीट का जो फर्स्ट फेज था उसमें बीजेपी बहुत पीछे है, इंडिया अलायंस बहुत आगे हो गया है, उससे बिल्कुल बौरा गए हैं ये लोग। और अब देखिएगा अगले हर फेज में हिंदू मुस्लिम बढ़ता जाएगा, मगर उनकी सीटें घटती जाएंगी, ये भी मान के चलिए। ने बताया इतनी असंवेदनशील गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और मांग